नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज 15। मैं हूं शुभांगी और आइए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने 2 जनसभाओं को भी संबोधित किया। उनकी ये 2 जनसभाएं चाईबासा और गढ़वा में थी। गढ़वा में अपने जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जमकर बरसे। उन्होंने इस दौरान कहा कि एक तरफ बीजेपी है जिसका गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड है और दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी है जो कि सिर्फ झूठे वादे करती है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान प्रदेश के बेटे बेटियों की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। झारखंड के बच्चे खेल के मैदान में राज्य का जज्बा दिखाते हैं, पर युवाओं का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए आज तक जेएमएम और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने रविवार को राज्य में घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पीएम ने अपने भाषण के दौरान घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी अब 10 और 15 नवंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। इस दौरान वो रांची, बोकारो और संताल परगना में जनसभाएं करेंगे। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत अन्य कई राज्यों में होने वाले उपचुनावों की तारीख बदलने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में पहले 9 विधानसभा सीटों पर 13 तारीख को मतदान होना था। इसी के साथ ही 13 तारीख को ही केरल के वायनाड लोकसभा सीट और 2 और विधानसभा सीटों पर ही मतदान था। साथ ही साथ पंजाब की 4 सीटों पर भी 13 तारीख को ही उपचुनाव के दौरान वोट डाले जाने थे। अब इन सब की तारीख बदल के 20 नवंबर रख दी गई है। चुनाव आयोग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के अलावा कई अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने अनुरोध किया था कि त्योहारों की वजह से 13 नवंबर को होने वाली वोटिंग में मतदान कम हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने पार्टियों की बात मान ली और अब ये मतदान 20 नवंबर को होंगे और वोट काउंटिंग 23 नवंबर को होंगी। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर हमला बोल दिया। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद यहां पे अब उपचुनाव होने हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी यहां से कांग्रेस उम्मीदवार है और आज चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया है कि जुलाई में वायनाड में हुए भूस्खलन के पीछे राजनीतिकरण किया जा रहा है। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को आवश्यक धन वितरित करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि वायनाड त्रासदी में सैकड़ों लोग मारे गए थे और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा था। इसी के साथ अपने जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बीजेपी की अपार नकारात्मक शक्ति और उनके द्वारा फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से कैसे लड़े, तब मेरे भाई ने एकता और शांति के नाम पर कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलने का फैसला किया। साथ ही प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का साहस जनता ने ही राहुल गांधी को दिया था। आपको बता दें कि पहले वायनाड लोकसभा सीट पर चुनाव 13 नवंबर को होना था, पर अब इसकी तारीख बदलकर 20 नवंबर हो गई है। दिल्ली सीएम आतिशी मार्लेना ने आगामी त्योहार छठ से पहले दिल्ली के आईटीओ में स्थित छठ घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को छठ के दौरान बेहतर प्रबंध रखने के निर्देश भी दिए। मीडिया के साथ बातचीत के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ का पर्व पूर्वांचली भाई बहनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है और हम पिछले 10 साल से इस पर्व को पूरी दिल्ली में धूमधाम से मनाते हैं। 10 साल पहले दिल्ली में सिर्फ 60 जगहों पर सरकार द्वारा छठ पर्व मनाया जाता था, लेकिन आज 1000 से ज्यादा शानदार छठ घाट दिल्ली सरकार ने तैनात किए हैं। पर छठ को लेकर बीजेपी और आप में इन दिनों जुबानी जंग चल रही है। जहां आप नेता संजय सिंह ने कहा था कि बीजेपी चिराग दिल्ली पार्क में छठ पूजा की व्यवस्थाओं में बाधा डाल रही है, तो वहीं सौरभ भारद्वाज का कहना था कि दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के लिए सभी अनुमति दी थी और धन आवंटित किया था, पर बीजेपी द्वारा लोगों को घाटों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। इस पर बीजेपी का कहना है कि भारद्वाज और उनके लोग चिराग दिल्ली गाँव के सतपुला डीडीए पार्क में व्यवस्थाओं में बाधा डाल रहे हैं। साथ ही दिल्ली बीजेपी का ये भी कहना है कि बांसुरी स्वराज के हस्तक्षेप के बाद ही व्यवस्थाओं को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखकर छठ के चलते अवकाश की जो मांग की थी उसे मंजूरी मिल गई है। अब दिल्ली में छठ पर्व पर 6 और 7 नवंबर को अवकाश रहेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहाँ अल्मोड़ा के मारचूला के पास एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यात्रियों से भरी यह बस पहाड़ी रास्ते में अनियंत्रित हो जाने के कारण नीचे खाई में नदी के किनारे जा गिरी। इस दौरान बस में 55 यात्री सवार थे। ये बस नैनी डांडा के किनात से रामनगर जा रही थी। बस के नदी में गिरते ही चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ लोग बस से छिटक कर नदी में जा गिरे। बस के गिरने की सूचना घायलों ने ही दूसरे लोगों तक पहुंचाई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। इस हादसे को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए तथा घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस घटना को लेकर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों के लिए 50,000 सहायता राशि की घोषणा की।
महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के चलते राजनीति चरम पर है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस की डीजीपी रश्मि शुक्ला पर बड़ा एक्शन लिया गया है। डीजीपी रश्मि शुक्ला का स्थानांतरण कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट समेत कई राजनीतिक दलों ने रश्मि शुक्ला की शिकायत चुनाव आयोग से की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। इस बीच खबर ये भी है कि रश्मि शुक्ला की जगह महाराष्ट्र डीजीपी का प्रभार विवेक फणसालकर को सौंपा जाएगा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा के चुनाव है। ऐसे में रश्मि शुक्ला के ऊपर हुए एक्शन को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने सही करार दिया। कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। कनाडा के एडमॉन्टन शहर में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर पेंट किया गया। यह हादसा पहली बार नहीं हो रहा है। कनाडा में हिंदुओं और उनके मंदिरों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आए हैं। कभी मंदिरों की दीवारों पर भारत विरोधी नारे तो कभी कुछ लिख दिया जाता है। इस मामले पर कनाडा स्थित विश्व हिंदू परिषद ने इसकी आलोचना की और सरकार से देश में बढ़ रहे चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। वहीं ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने इसको लेकर बयान जारी किया और इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा के मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जो हिंसा फैलाई वो बहुत ही निराशाजनक है। हम भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित है। इस विषय को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि ब्रैम्पटन के हिंदू महासभा मंदिर में हुई हिंसा की घटना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि कनाडा में रहने वाले सभी नागरिक अपनी धार्मिक आस्था को मानने के लिए स्वतंत्र है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कवर्धा में एक मंदिर से जुड़े कार्यक्रम के लिए वो जब छत्तीसगढ़ पहुंचे तब उन्होंने ये बयान दिया। अब उनका ये बयान काफी वायरल भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित होना चाहिए। असल में अखाड़ा परिषद बहुत दिनों से इस बात की मांग कर रहा है और बाबा बागेश्वर ने भी उनका समर्थन किया और कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकान नहीं दिया जाना चाहिए। मीडिया के सामने उन्होंने बोला कि जिन्हें सनातन संस्कृति के बारे में पता हो, पूजा पाठ और सामग्री की शुद्धता के बारे में पता हो, उन्हें ही यह कार्य दिया जाना चाहिए। जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनका प्रवेश वर्जित कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग राम को नहीं मानते और सनातन को नहीं मानते उन्हें त्रिवेणी संगम जाने से क्या मतलब। इस दौरान उन्होंने अखाड़ा परिषद की मांग को भी सही बताया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा गैर हिंदुओं का प्रवेश भी बंद होना चाहिए। दिवाली के दौरान दिल्ली में जले पटाखों के चलते उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक नोटिस जारी किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है कि अगर दिल्ली में पटाखे बैन थे तो ऐसे में दिवाली से पहले, दिवाली के दिन और दिवाली के बाद दिल्ली में भारी तादाद में पटाखे क्यों जलाए गए। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। वहीं जस्टिस ओका का कहना है कि लोग दूसरे राज्य से पटाखे ला रहे हैं। ऐसे में दिवाली से पहले दिल्ली में जन अभियान चलाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने पटाखों पर 1 जनवरी तक बैन का आदेश जारी किया था। अपने सीरियल अनुपमा के लिए मशहूर रूपाली गांगुली पर उनकी सौतेली बेटी ईशा वर्मा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। ईशा का कहना है कि रूपाली ने न सिर्फ उनका घर तोड़ा है बल्कि उसे अपने पिता से भी दूर कर दिया। ईशा इससे पहले भी रूपाली पर आरोप लगा चुकी है। इससे पहले उन्होंने रूपाली को दूसरों पर कंट्रोल करने वाली और मानसिक रूप से बीमार बताया था। अब ईशा ने कहा है कि रूपाली ने उनके पिता को ड्रग्स देकर अपने कंट्रोल में कर लिया है। उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे रिया ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था। इस पर रूपाली के पति का भी अब बयान आ चुका है। उनके पति अश्विन वर्मा का कहना है कि मैं समझता हूं कि मेरी छोटी बेटी को अभी भी अपने माता पिता के रिश्ते टूटने का बहुत दुख है। तलाक की वजह से कभी कभी बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको बता दें कि रूपाली के पति अश्विन वर्मा की इससे पहले 2 शादियां हुई थी, जिससे उनकी 2 बेटियां हैं। मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक का रविवार को अमेरिका में निधन हो गया। हेलेना ने रविवार को सुबह 9:20 पर अपने फेसबुक पर आखिरी पोस्ट शेयर किया था। डांसर और एक्ट्रेस कल्पना अय्यर ने सोशल मीडिया पर उनके निधन की खबर शेयर की। हेलेना अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में अपने किरदार के लिए मशहूर हुई थी। मिथुन से उनकी शादी 1979 में हुई थी, पर ये शादी सिर्फ 4 महीने ही चली थी। 4 महीने के अंदर ही दोनों ने अलग होने का फैसला लिया। स्टारडस्ट मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में हेलेना ने मिथुन के साथ 4 महीने पुरानी शादी को धुंधला सपना बताया था। भारत को हाल ही में न्यूजीलैंड के साथ खेले गए 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। इस दौरान भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर थे तो वहीं कप्तान रोहित शर्मा थे। इन दोनों के ही अंडर टीम इंडिया ने काफी शर्मनाक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद से ही टीम की हर तरफ आलोचना हो रही है। ऐसे में अब इस हार के बाद बीसीसीआई एक्शन मोड में आती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बीसीसीआई जल्द ही भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर को सवाल जवाब करने वाले हैं। भारत की करारी हार के बाद से ही भारतीय कोच गौतम गंभीर सवालों के घेरे में है। लगभग 4 महीने पहले गंभीर ने भारत के हेड कोच का पद संभाला था, लेकिन अब इस टेस्ट सीरीज में मिली हार ने उन पर भारी दबाव डाल दिया है। गौतम के लिए आगे की राह और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीसीसीआई ने हाल ही में उनके लिए अपने रूल बुक में चेंजेस किए थे। बीसीसीआई का एक नियम है कि हेड कोच चयन समिति की बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता, पर ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए गौतम गंभीर को इसकी अनुमति दी गई थी।
22 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जानी है। पर अब इससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सीरीज से पहले ही रिद्धिमान साहा ने बड़ा ऐलान किया है। 40 वर्षीय क्रिकेटर ने ऐलान किया है कि मौजूदा रणजी ट्रॉफी सत्र उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसके बाद वो क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले लेंगे, यानी कि वो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से रिटायरमेंट ले रहे हैं। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा को भारत के बेहतरीन विकेटकीपर्स में से एक माना जाता है। साहा ने रविवार को इसका ऐलान अपने सोशल मीडिया हैंडल से किया। उनका करियर काफी बड़ा नहीं रहा, लेकिन अपने कौशल से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया था। तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी पर चल रहे मामले में इस्लामाबाद की स्थानीय अदालत ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। पर इस सुनवाई के दौरान ही पाकिस्तान की पूर्व प्रथम महिला कोर्ट रूम में ही रो पड़ी। इसके साथ ही उन्होंने अदालत और वकीलों को भी आड़े हाथों ले लिया और कहा कि यहाँ सिर्फ नाइंसाफी होती है। इस्लामाबाद जिला सत्र न्यायालय में इमरान खान के 6 और बुशरा बीबी के खिलाफ एक मामले में दाखिल जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल माजूका ने सुनवाई की। आपको बता दें कि इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 24 अक्टूबर को इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट ने जमानत देते हुए उनको रिहा करने का आदेश जारी किया था। उन्हें इसी साल 31 जनवरी को तोशखाना मामले में 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। उनकी रिहाई के फैसले को लेकर सत्ता पक्ष ने कहा था कि यह किसी डील का नतीजा है। अमेरिका में इन दिनों चुनावों का दौर चल रहा है। इसी साल अमेरिका का अगला राष्ट्रपति चुना जाना है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस के बीच कांटे की टक्कर है और दोनों नेताओं ने ही चुनाव प्रचार में अपना पूरा दमखम लगा दिया है। मतदान भी अमेरिका में चल रहे हैं। अमेरिका में तय वोटिंग डे 5 नवंबर को है, पर उससे पहले यहाँ अर्ली वोटिंग चल रही है। इस नियम के तहत एक वैध नागरिक को वोटिंग डे से पहले भी मतदान का अधिकार दिया जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की इलेक्शन लैब ट्रैकर के मुताबिक अब तक अमेरिका में 6 करोड़ 80 लाख लोग वोट डाल चुके हैं। ऐसे में चुनावी सर्वे के अनुसार राष्ट्रपति पद की रेस में डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कमला हैरिस महज 1% पॉइंट से आगे चल रही है। लेटेस्ट सर्वे के अनुसार वोटिंग डे के दिन 44% जनता कमला हैरिस को वोट कर सकते हैं, वही 43% जनता डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वोट डाल सकती है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।